नमस्कार बंधुओं। सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आज एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है भारत की देसी रियासतों या राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। अर्थात अंग्रेजों ने जो भारत के देसी राज्य थे, देसी राज्य का मतलब है बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, मराठा राज्य, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनकी सैकड़ों में संख्या थी हिंदुस्तान के अंदर। तो जो अंग्रेज व्यापार करने आए थे, उन्होंने व्यापार करते करते कैसे राजनीतिक दखलंदाजी शुरू कर दी और राज्यों के प्रति कौन सी नीतियां अपनाई, उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या थे, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। और इसको हमने दो भागों में करके इसका अध्ययन करना है। पहले भाग के अंतर्गत हम बताएंगे आपको प्रारंभ से लेकर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों की क्या नीति रही। जो गवर्नर जनरल भारत के बनकर के आए, उन्होंने समय समय पर कैसे नीति में परिवर्तन किया और राज्यों को अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में मिलाते चले गए, यानी अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को उन्होंने कैसे अंजाम दिया। दूसरे पार्ट में देखेंगे 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, अर्थात आजादी पाने तक उन्होंने क्या नीति अपनाई। इन दोनों पार्ट के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि अंग्रेजों ने अपने आने से लेकर के और व्यापार करने तक, व्यापार समृद्धि बढ़ाने तक और से लेकर के और 1947 ईस्वी तक आज़ादी पाने तक हमारे राज्यों के प्रति, जो हमारे देश के अंदर देसी रियासतें थीं, जिनको उनका किस तरीके से उनके साथ नीति अपनाई, कैसे उनको अपने साम्राज्यवादी क्षेत्र में शामिल किया। और आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हीं तमाम रियासतों को मिलाकर, इनकी संख्या 563 थी आज़ादी के समय, इनको मिलाकर के भारतीय संघ का निर्माण किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज जो है पार्ट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार बंधुओं, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ मैं, और वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास का। और इसमें है भारत की देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, यानी ब्रिटिश सरकार की या अंग्रेजों की भारत के जो देसी राज्य थे या रियासतें थीं, उनके प्रति क्या नीति थी, यानी फंडामेंटल पॉलिसी क्या थी, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और कैसे समय समय पर वो नीति बदलती रही, ये हमें देखना है। तो इस पॉलिसी का, इस ब्रिटिश नीति का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का आधार क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, वो हमें समझना है। एक अंग्रेज राइटर हुए हैं जिनका नाम है सर ली वार्नर। सर ली वार्नर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी एंड इंडियन स्टेट्स का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसका नाम था द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूल राज्य, यानी जो कि शुरू से चले आ रहे थे मौलिक राज्य या देसी राज्य जिनको कहेंगे। ये पुस्तक 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। तो प्रारंभ से लेकर 1910 ईस्वी तक का जो है वो हम ये मान सकते हैं कि इसके पीछे जो मौलिक नीति थी, आधार थी, उसके आधार पर उन्होंने इस नीति का वर्णन किया है। लेकिन 1910 के बाद जो ब्रिटिश नीति अपनाई गई, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि पुस्तक 1910 में लिखी गई, उसके बाद का वर्णन नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरी जो पुस्तक है जिसमें इसका मिलता है, वो है ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेट्स। ये भारतीय राइटर जो कि बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे,
मिस्टर के.एन. पनिक्कर साहब ने जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत सी जानकारियां लिखी हैं अपनी पुस्तक के अंतर्गत। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने इस नीति का वर्णन करने का प्रयास किया है, जिसमें ये बताया है कि ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज किस तरीके से अपनी नीति को बदलते रहे अपने हितों के हिसाब से। तो हमें ये देखना है कि आखिर ये नीतियां क्या रही, किस समय क्या परिवर्तन हुए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी पॉलिसी का जो हमें अध्ययन करना है, सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ब्रिटिश फंडामेंटल पॉलिसीज अबाउट द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में जान सकें, है ना। तो इसको दो भागों में करके हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक भाग बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा और सारी चीजें उसमें नहीं सिमट पाएंगी, इसलिए हमने इसके दो पार्ट किए हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने लिया है प्रारंभ से 1858 ईस्वी तक। 1858 ईस्वी का एक ऐसा ट्रांजैक्शन पीरियड रहा है भारत और ब्रिटिश पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन था, 1857 ईस्वी तक विद्रोह तक कंपनी का शासन था भारत पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, विद्रोह के तुरंत बाद एक्ट पारित किया गया था 1858 ईस्वी का अधिनियम, और उस अधिनियम के आधार पर भारत की शासन व्यवस्था या भारत की पूरी बागडोर, भारत का पूरा औपनिवेशिक क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया था। और महारानी विक्टोरिया की घोषणा के आधार पर पूरी तरीके से प्रशासनिक परिवर्तन कर दिया गया था, नीतियों में परिवर्तन किया गया था और बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो इसका मतलब है कि ये एक जो काल है वो एक रेखा खींचता है, और उससे पहले का काल हम एक पार्ट में लेंगे और दूसरे पार्ट में हम लेंगे 1858 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक का पार्ट, इसको हम सेकंड पार्ट में लेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमें अध्ययन करना है वो करना है प्रारंभ से लेकर 1858 ईस्वी तक का। तो इसमें जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो अंग्रेजों की नीति थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, उसके बारे में बात करना है। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है वो भी 1833 के बाद दिया गया था विलियम बेंटिक के समय में, और उससे पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उसमें इससे पहले नाम इसका था मर्चेंट्स, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, और एक बड़ा सा नाम था जिसको संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। तो हमें सबसे पहले देखना प्रारंभिक दौर। प्रारंभिक दौर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जब 1600 ईस्वी में 30 दिसंबर को स्थापना हो गई थी इस कंपनी की, अंग्रेज कंपनी की, जो कि व्यापार करने के लिए भारत आई थी। और जब व्यापार करने के लिए आई तो सामान्य उस समय हिंदुस्तान में अकबर का शासन था, तो अकबर ने उसको जो तटीय क्षेत्र था वहां पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, खास तौर से गरम मसाले इत्यादि के व्यापार की। धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ते रहे और उसके बाद जब जहांगीर का शासन आया तो जहांगीर के शासन में वैधानिक दृष्टि से राजदूत भेजा गया भारत, और ये कहा गया कि वो भारत के मुगल बादशाह से बात करेगा और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करेगा व्यापार की। तो स्वीकृति प्राप्त की गई। अब यहाँ पर सबसे मूल उद्देश्य था अंग्रेजों का कि वो कंपनी के व्यापार को बढ़ाएं और वो लगातार धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में छूटें प्राप्त करें, परमिशंस प्राप्त करें और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। तो मूल उद्देश्य व्यापार था। शाहजहां के काल में भी वही चला। औरंगजेब के काल में तो मतलब जो है कि औरंगजेब ने कई समय पर इस तरीके से उनको निर्देश भी दिए कि आपको कहाँ किस क्षेत्र में व्यापार करना है, किस में नहीं करना है, किस स्थिति तक करना है।
सारी बातें वहां पर स्पष्ट की गई थी। तो औरंगजेब के पीरियड तक, जब तक मुगल शासन बहुत अच्छा रहा, सशक्त रहा, तब तक अंग्रेज केवल व्यापारिक दृष्टि से ही आगे बढ़ते रहे। और इसके जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो परवर्ती मुगल थे वो बहुत कमजोर सिद्ध हुए। जब कमजोर सिद्ध हुए तो अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक छूटों को और बढ़ाना शुरू कर दिया और ज्यादा क्षेत्र में व्यापार करने लगे, आर्थिक दृष्टि से और मजबूत होने लगे। फर्रुखसियर महोदय जो कि मुगल बादशाह थे, वो जब बीमार पड़े, उनके काफी फोड़े निकले हुए थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, उनमें कुछ डॉक्टर भी थे, तो उसमें एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर ने उनका इलाज किया। जब इलाज किया फर्रुखसियर महोदय का, तो उन्होंने पूरे मुगल क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। कहने का मतलब उनका आर्थिक दायरा बढ़ता चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मुगल शासन और ज्यादा कमजोर होता चला गया। 1740 ईस्वी में, 39-40 में, जब मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, उस समय नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि नादिर शाह को भारत के ही कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था। जब आक्रमण कर दिया तो नादिर शाह ने बुरी तरीके से दिल्ली को लूटा, बहुत नुकसान पहुंचाया पंजाब को, हरियाणा, वर्तमान हरियाणा क्षेत्र को और दिल्ली को, और उसके बाद वो वापस चला गया। तख्ते ताउस और कोहिनूर लूट के ले गया। कहने का मतलब ये है कि अब मुगल सत्ता जो है वो बहुत सिमट कर थोड़े क्षेत्र में रह गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर, जो बहुत बड़ी शक्ति थी हिंदुस्तान की, मराठा पावर, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और जब इन सारी स्थितियों को अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया, और अंग्रेजों का जब मनोबल बढ़ गया तो प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में सफलता मिलती है अंग्रेजों को, और एक क्षेत्र में उनको राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध, ईस्वी 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो क्या प्लासी के युद्ध तक क्या था कि अंग्रेज भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद जब उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति देखी कि भारत के सभी राज्य एक दूसरे के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, और स्थिति निरंतर राजनीतिक कमजोर होती चली जा रही है, तो उन्होंने बराबर का दायरा अपनाते हुए वहां पर धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाना शुरू किया। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ जहां वो रहते थे वहां कोठियां बनाना शुरू कर दिया। कोठियों के बाद फिर उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। यद्यपि उसमें जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने काफी प्रयास किया इनको रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बक्सर के विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, लॉर्ड क्लाइव ने, जो कि एक कर्मचारी के पद पर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसने एक सजेशन दिया था कंपनी के अधिकारियों को कि हम जो है वो सुरक्षात्मक नीति न अपनाते हुए अब हमें आक्रामक नीति अपनानी चाहिए। अब तक अंग्रेज जो है केवल व्यापार पर ध्यान दे रहे थे। राजनीतिक दृष्टि से जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के राज्यों की स्थिति बहुत कमजोर है, तो उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप बल्कि न कहें, राजनीतिक दखलंदाजी, थोड़ा सा प्रवेश करना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया भारत की स्थिति को, भारत के राज्यों की स्थिति को।
तो उसने ये कहा कि अब कहीं पर भी यदि हमें व्यापार बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है तो अब हमें सैनिक रखने होंगे, सैनिक टुकड़ियां रखनी होंगी व्यापार के लिए, और आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा, तभी हम व्यापार कर पाएंगे। तो ये जब उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो ये तीनों राज्य, तीनों क्षेत्र एक तरीके से राजस्व की दृष्टि से अंग्रेजों के अधीन हो गए। और बंगाल का जो नवाब था, बंगाल जो कि भारत का सबसे खूबसूरत प्रांत था, जिसको कि भारत का स्वर्ग कहते थे, वहां पर सिराजुद्दौला का पतन हो गया। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बनाया गया नवाब वहां का। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम जब उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया तो उसको हटा के फिर मीर जाफर को बना दिया। कहने का मतलब ये है कि अब राजनीतिक दृष्टि से बंगाल में इतना सशक्त हो गए अंग्रेज कि जिसको चाहे उसको नवाब बनाते थे। यानी बंगाल का नवाब अब कठपुतली बनकर रह गया, और जितना चाहे वो धन वसूल करते थे, उपहार के रूप में धन वसूल करते थे, सैनिक सहायता के रूप में धन वसूल करते थे कि भाई हमारी सेना का व्यय इतना हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। राजस्व के रूप में वसूल करते थे, तरह तरह के उन्होंने टैक्स लगा रखे थे। तो इस तरीके से इन्होंने कई राज्यों के अंदर ही, खासतौर से बिहार, बंगाल और उड़ीसा तो उनको मिल ही गए एक तरीके से, वहां राजस्व वसूल करें। यहाँ पर इन्होंने दो चीजें अपनाई, एक राजस्व दीवानी और एक नियामत। यानी कि इन्होंने क्या काम किया कि राजस्व जो है अपने हाथ में ले लिया, और प्रशासन भारतीय जो शासक थे उनको दे दिया। यानी शासन आप चलाइए, आपकी जो धार्मिक परंपराएं चली आ रही उनको चलाइए, सांस्कृतिक परंपराएं उनको चलाइए, आपकी जो गांव की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही थी उसको चलने दीजिए, हम केवल ऊपरी स्तर पर चीजें देखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दौर था जब अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों में राजनीतिक दखलंदाजी करके वहां के प्रशासन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो यहां तक ये, अब लॉर्ड क्लाइव के बाद जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, वो इसमें परिवर्तन करते हैं। ये जो पूरी स्थिति थी, इसको लॉर्ड क्लाइव ने जो चलाया था वो द्वैध शासन व्यवस्था चलाई थी राज्यों के अंदर, जिससे कि कंपनी का राज्यों के ऊपर नियंत्रण बना रहे और राज्य वही काम करें जो कंपनी चाहती है। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो उसने इस द्वैध व्यवस्था को समाप्त किया, और उसने धीरे धीरे जो कार्य था वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, और अब ये कहा कि बिना अनुमति के भारतीय राज्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और उसने जो राजस्व व्यवस्था थी उसको पूरा ठेकेदारी पर उठा दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो राज्य थे भारत के, उनका आर्थिक शोषण और ज्यादा बढ़ गया। इसकी काफी आलोचना भी की गई। जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी उसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने ये ठेकेदारी प्रथा शुरू करके जनता के और ज्यादा कष्ट बढ़ा दिए थे। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक दौर था, जिस दौर में व्यापार से लेकर के और राजनीतिक दखलंदाजी तक शुरू हो चुकी थी। और उसमें क्या हुआ, उसमें राज्यों के आर्थिक अधिकार, राज्यों के आर्थिक कार्य कंपनी के पास धीरे धीरे पहुंचने लगे। अब यहां पर एक चीज और थी, सेना। अंग्रेज जो केवल अब तक व्यापार पर ध्यान दे रहे थे, अब वो सैनिक संगठन करने लगे, अपने सेना का संगठन बनाने लगे, अलग अलग क्षेत्रों में सेना को रखने लगे और वहां पर सेनापति बनाने लगे, सेना को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, हथियार बढ़ाए जाने लगे। कहने का मतलब है पहले व्यापार शुरू किया, फिर कारखाना या बस्तियां बसाना शुरू किया, फिर कोठियां बनाना शुरू किया, फिर किलेबंदी शुरू कर दी, फिर सैनिक संगठन बनाना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी तैयारी है एक स्टेट के रूप में डेवलप होने की।
जो व्यापारिक संगठन था वो व्यापारिक संगठन अब एक स्टेट पॉलिसी बनाने लगा। एक स्टेट के रूप में रेवेन्यू वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मिलिट्री वर्क, धीरे धीरे सारे कार्य अपने हाथ में लेने लगा। तो ये था प्रारंभिक दौर जिसकी बात मैंने की। अब देखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण है सुरक्षा घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इसको कहा गया है। इसका मतलब है कि भारत की रियासतों को अपने घेरे के अंदर लेना, और उस घेरे के अंदर वो घेरा किसका होगा? सुरक्षा के नाम का होगा, है? तो ये आप इस घेरे में लेने के लिए क्या हुआ? इस घेरे में लेने के लिए बराबर की संधियां की गई, बराबर की संधियां की गई। तो ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी, ये पॉलिसी अपनाई गई थी 1765 से लेकर के और 1813 ईस्वी तक। 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी तक ये नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा कि जो भारतीय राज्य हैं जो अपने नियंत्रण में आ चुके हैं वे तो आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं उनको अपने घेरे के अंदर लेना है। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने? इसके लिए संधियां करना शुरू किया। तो इसी दौरान हम देखेंगे कि 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा तक मैसूर के साथ युद्ध हुआ। मैसूर में पहले हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ इनके युद्ध होते हैं। 2 युद्ध होते हैं हैदर अली के साथ और शेष 2 युद्ध होते हैं टीपू सुल्तान के साथ। और क्या होता है, हर युद्ध के बाद एक संधि की जाती है और उस संधि में शर्तें रखी जाती हैं कि इसमें जैसे मैंगलोर की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इन संधियों के आधार पर मैसूर राज्य जो है वो धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जब टीपू सुल्तान मारा जाता, पहले युद्ध में हैदर अली जीत जाता है, फिर दूसरे युद्ध में भी हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और जो से अंग्रेज सेनापति आयरकूट उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मैंगलोर की संधि होती है, इसके बाद टीपू सुल्तान तीसरा युद्ध लड़ता है। तीसरे युद्ध में भी बहुत नुकसान होता है। उसके बाद फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उस श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो टीपू सुल्तान के खिलाफ थी। तो फिर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में और उसके बाद पूरी टीपू सुल्तान मारा जाता है। पूरी तरीके से मैसूर जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। जब मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो जाता है तो उसी समय कुर्ग और कोयम्बटूर और कोचीन इत्यादि और क्षेत्र भी, उसको माही इत्यादि क्षेत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद मराठों के साथ संधि की जाती है। ये संधियों का दौर है। मराठों के साथ संधि की जाती है और मराठा क्षेत्र को भी अपने घेरे के अंदर ले लिया जाता है। इसके बाद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय ही क्या होता है कि 3 प्रमुख संधियां होती हैं। 3 प्रमुख संधियां। पहली होती है इलाहाबाद की संधि, (1765). इसके बाद बनारस की संधि, (1773) और फैजाबाद, (1775). इन संधियों के आधार पर अवध क्षेत्र को अपने घेरे के अंदर लिया जाता है। अवध की बेगमों के साथ बड़ा अत्याचार किया जाता है, जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाता है। राजा चेत सिंह जो कि बनारस का है, उसके साथ उससे बहुत पैसा वसूल किया जाता है। फिर बाद में उसको
पद से हटा दिया जाता है, उसके भतीजे को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और बनारस को भी अपने घेरे के अंदर ले लिया। फैजाबाद की संधि होती है, फैजाबाद की संधि के आधार पर अवध का जो क्षेत्र है, जो मुगल क्षेत्र प्राप्त हुआ था, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है और लगातार धन वसूली की जाती है। इन संधियों के आधार पर लगातार जो अंग्रेज थे वो अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बढ़ाते चले जा रहे थे और भारतीय राज्यों को अपने घेरे के अंदर लेते जा रहे थे। और जिन राज्यों को अपने घेरे में ले लेते थे वहां पर या तो नए शासक बना देते थे या फिर उन्हीं शासकों को तब कंटिन्यू करते थे जब ये कहते थे कि आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, हमको इतना पैसा देना पड़ेगा, हमारा रेजिडेंट आपको रखना पड़ेगा, हमारी सेना आपको रखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे काम करते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1785 में वापस चला गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने तरीके से सारी व्यवस्था को लागू करता है, वो स्वयं सेनापति बन जाता है? और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो अंतिम युद्ध है मैसूर का, उसको लड़ता है। मराठों के साथ युद्ध होता है और राज्यों के साथ युद्ध होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अपनी एक नई नीति लेकर के आता है और नई नीति के आधार पर वो क्या करता है, वो राज्यों को कैप्चर करता है, राज्यों के ऊपर आक्रमण करता है, आक्रमण करके उनके साथ संधि करता है, संधि करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया करके वो किया लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जब हिंदुस्तान आता है तो वो जो नीति अपनाता है वो है सहायक संधि की नीति। वो सहायक संधि लागू करता है। इस सहायक संधि के आधार पर क्या होता है कि वो अनेक राज्यों को ब्रिटिश हुकूमत के घेरे में लाना चाहता है। ब्रिटिश जो औपनिवेशिक क्षेत्र है उसको बढ़ाते हुए। इस सहायक संधि का तात्पर्य क्या था? सहायक संधि का मतलब था कि वो जो देसी राज्य हैं, जो भारत के राज्य हैं, उनके शासक के साथ एक संधि करेगा और इस संधि में बराबर का दर्जा माना जाएगा, इक्वल स्टेटस। यानी कि क्या होगा कि जो शासक है राज्य का उसके साथ और जो वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल है अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के साथ संधि होगी। और इस संधि में जो सबसे खास बात रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि आप जो है वो अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार शासन चलाएंगे, जैसा अंग्रेज निर्देश देंगे। एक बात। दूसरी बात, वहां के शासक की सुरक्षा के लिए सेना रखनी पड़ेगी आपको। वहां पर एक हमारा रेजिडेंट रहेगा जो आपकी प्रशासन में मदद करेगा। सेना का और रेजिडेंट का पूरा व्यय जो है वो राज्य को भरना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि कोई भी कंपनी को किसी तरीके की धन की आवश्यकता होती है तो उस राज्य का जो शासक होगा वो अंग्रेजों की मदद करेगा। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि किसी भी विदेशी शक्ति से अथवा किसी भी अन्य राज्य के साथ अगर आप कोई संबंध बनाते हैं तो वो अंग्रेजों की स्वीकृति के आधार पर ही होंगे, यानी उनकी सहमति के आधार पर होंगे। यानी अंग्रेजों ने ये निश्चित कर लिया था कि हमारे अलावा कोई दूसरी यूरोपियन शक्ति या कोई दूसरी अन्य शक्ति जो है वो उस राज्य में दखलंदाजी ना कर सके, ताकि वो पूरा का पूरा राज्य पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। तो ये सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या काम किया कि बहुत से राज्यों को, इसमें सबसे पहले मिला गया था निजाम हैदराबाद। हैदराबाद, अवध, बनारस और
आसपास के बहुत सारे राज्य थे जो शामिल कर लिए गए थे। तो ये दूसरा दौर था, दूसरा पीरियड था 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी तक का। इस पीरियड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संधियां करके और साइक संधि के द्वारा आक्रामक नीति अपनाते हुए, युद्ध करते हुए कई तरीके से मैसूर पर कब्जा कर लिया, कुर्ग आ गया, मराठों का क्षेत्र काफी आ गया, अवध का क्षेत्र मिल गया इनको, फैजाबाद अयोध्या तक का क्षेत्र मिल गया, बनारस मिल गया, और अन्य अनेक राज्यों के क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आ गए। तो ये थी दूसरा चरण था ये। अब जो तीसरा चरण है वो है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जिसको कहेंगे पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट सेपरेशन, पार्थक्य की नीति। इस नीति में क्या था, ये नीति अपनाई गई थी 1813 से लेकर के 1858 ईस्वी तक। 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भारतीय राज्य थे उन राज्यों के प्रति अलग तरीके से अब निर्णय लिए गए कि इसमें सबसे पहले जो 10 साल का पीरियड था 1813 से लेकर के 1823 तक, लॉर्ड हार्डिंग जिस समय गवर्नर थे भारत के, उस समय इस नीति को अपनाया गया था। और इस नीति के अंतर्गत ये था कि अब हम जो भारतीय राज्य हैं या देश रियासतें हैं उनको एक सबऑर्डिनेट के रूप में रखेंगे, यानी कि वो हमारी मदद करेंगी, और सेपरेशन मतलब उनको सेपरेट भी रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो भारतीय औपनिवेशिक क्षेत्र में शामिल न हो, लेकिन वो हमारे अधीन रहकर अपना शासन चलाएं, अलग तरीके से शासन चलाएं। ये नीति अपनाई गई थी। तो इस नीति के आधार पर जो है लॉर्ड हार्डिंग महोदय ने कई प्रकार के कदम उठाए थे, और कई प्रकार के कदम उठा करके इन्होंने कई भारतीय राज्यों को शामिल किया था। इसके बाद देखेंगे कि लगभग 10 साल के पीरियड में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ आकर के 1833 में। 1833 ईस्वी में जब तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ, पहला चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1793 ईस्वी में, उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1813 ईस्वी में, और तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1833 ईस्वी में, और चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1853 ईस्वी में। कहने का मतलब हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट पारित होता था। तो इस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए, और उनको वाइसराय भी बनाया गया था। तो इन्होंने आकर के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, और धार्मिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने कोशिश की कि बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या काम किया, कई सारे राज्यों के साथ में मिलकर के संधियां की, और उसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि अब ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों का हित करेगी, यानी अब जो कंपनी है वो भारतीयों के हित में कार्य करेगी, और उसके आधार पर राज्यों से कहा गया आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे साथ जुड़िए। तो कई राज्य जो है वो जुड़ गए इसमें, जिसमें जयपुर था और कई राज्य थे, नागपुर इत्यादि का क्षेत्र था। इसके बाद जो है
सिख युद्ध होते हैं। जब सिख युद्ध होते हैं तो 1845-46 में पहला सिख युद्ध होता है, उसके बाद 48 में दूसरा सिख युद्ध होता है। तो सिख युद्ध जब होते हैं उस समय मिस्टर ह्यूरो जो होते हैं सेनापति, वो पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद जो है, पंजाब में जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रणजीत सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो बहुत कमजोर थे, जिसमें नौनिहाल सिंह जी थे। उसके बाद जो है नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद स्थिति बिगड़ गई, तो दिलीप सिंह जी जो बने, जो दिलीप सिंह बालक था, अवयस्क था, महारानी जिंदन जो है वो उनकी संरक्षण कर रही थी, है ना। तो उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने दखलंदाजी शुरू कर दी और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें पराजित हो गए सिख पराजित हो गए। उनके ऊपर 2 संधियां थोप दी गई, जिसमें लाहौर की संधि थी। लाहौर की संधि के आधार पर बहुत सारा पैसा जुर्माना किया गया, 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया सिखों के ऊपर, जिसमें से वो केवल 50 लाख दे पाए थे। उसके बाद दूसरी एक और संधि उनके साथ होती है, भैरोवाल की संधि। उसमें महारानी जिंदन को ही हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर 8 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाती है कि भाई ये परिषद जो है वो शासन संचालन करेगी। कहने का मतलब है कि जो पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के समय इतना मजबूत था कि अंग्रेज उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पा रहे थे, उस पंजाब की हालत अंग्रेजों ने ये कर दी। हालांकि इसके लिए पंजाब की खुद की अपनी परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी, उनकी अपनी सोच भी जिम्मेदार थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनको इस मोड़ पर पहुंचा दिया कि अब वो शासन चलाने के लिए भी अंग्रेजों की मदद लेने लगे। और मिस्टर हेनरी लॉरेंस थे जो अध्यक्ष बनाए गए कमेटी के। मतलब कि पंजाब का शासन चलाने के लिए हेनरी महोदय अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कानून लागू होंगे, कौन से नियम लागू होंगे। और जिंदन महारानी को हटा दिया गया, उनको पेंशन दे दी गई, बनारस भेज दिया गया। तो इस तरीके से पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, बहुत बड़ा राज्य, जितनी मिसलें थी, 12 मिसलें थी खास तौर से, वो 12 मिसलें धीरे धीरे करके अंग्रेजों के अधीन होती चली गई। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी तरीके से वहां अपना कब्जा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ये था कि पंजाब को इस तरीके से निचोड़ देना, उसका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन करना है, इतना संसाधनों का एक्सप्लोरेशन करना, दोहन करना है कि बिल्कुल बेकार हो जाए। तो बेकार हो जाएगा तो वो अपने आप हमको सौंप देंगे, ये स्थिति थी उस समय। तो पंजाब राज्य इनके अधीन हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। लॉर्ड डलहौजी जब आते हैं तो अपनी अलग नीति लेकर के आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता था या अन्य अधिकारी बनकर आता था, उसका यही उद्देश्य होता था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया जाए, यानी कंपनी के शासन को मजबूत किया जाए और जितना हो सके आर्थिक शोषण किया जाए, अपने द्वारा बनाए गए माल को बेचा जाए, मंडी के रूप में उपयोग किया जाए भारत का। राजनीतिक दृष्टि से राज्यों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो अपने आप हमारे पास चल करके आ जाए कि भाई हमारा शासन आप चलाइए, आप ले लीजिए हमारा राज्य। ये स्थिति। तो लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति लेकर के आया था और उस नीति का नाम था हड़प नीति। हड़प नीति। यह हड़प नीति क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने यह डिसाइड किया था कि जिन राज्यों में, जिन भारतीय रियासतों के अंदर जो शासक हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और वहां पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में वहां की रियासत स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल मानी जाएगी, यानी अंग्रेजों के राज्य में शामिल मानी जाएगी। अब चूंकि उत्तराधिकार की समस्या भारतीय राज्यों की थी, इसमें अंग्रेजों को निर्णय लेने की क्या जरूरत थी?
लेकिन अंग्रेजों को तो इन के इन प्रकार अपना क्षेत्र बढ़ाना था, अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बढ़ाना था, भारत का शोषण करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद क्या किया? इसके बाद इन्होंने नागपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी जैसी तमाम रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए कई लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। महारानी लक्ष्मीबाई, उसने लड़ते हुए ये कहा था, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन इसके बावजूद वहां युद्ध हुआ, युद्ध में रानी मारी गई और उसके बाद झांसी पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। लेकिन इसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ग्वालियर हो, झांसी हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह स्थिति बिगड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों की लूट मार की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई थी कि आर्थिक लूट तो वो कर ही रहे थे, अब राजनीतिक लूट होने लगी थी। राज्यों को जबरदस्ती लूट कर अपने कब्जे में कर लेना, जो पॉलिसी शुरू से 1765 के आसपास शुरू हुई, वो 1857 ईस्वी तक आकर इस मोड़ पर पहुंच गए कि अब भारतीयों के सामने एक ही लक्ष्य था, एक ही चारा था, और वो ये था, या तो कुछ करो या फिर मरो। यानी कि अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने हितों को बचाने के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सैनिक हो, सबके साथ अत्याचार किया जा रहा था। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1857 का विद्रोह हुआ। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहुत सारी और रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गईं, क्योंकि ये विद्रोह पूरी तरीके से असफल हो गया था। बहुत सारे कारण थे इसके, असफल हो गया। लेकिन जब ये विद्रोह समाप्त हो गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार की आंख खुली और जो रिपोर्ट भेजी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो रखी गई थी विद्रोह के संबंध में, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए। उसमें खुलासे हुए कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, कंपनी के अधिकारी मनमाने तरीके से उपहार वसूल कर रहे हैं, धन वसूली कर रहे हैं, और भारत से वेल्थ ड्रेन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण जनता परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सभी परेशान है। यद्यपि अंग्रेजों ने समय समय पर थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो ऊंट के मुंह को जीरा साबित हुआ, उससे कोई सुधार नहीं हो पाया। तो जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई, तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों में डिस्कशन हुआ, और ये हुआ कि कंपनी के अधिकार को समाप्त किया जाए और नए तरीके से सोचा जाए। भारत का औपनिवेशिक जितना भी क्षेत्र है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन होना चाहिए। तो उस निर्णय के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के आधार पर, जिसको कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार लगा करके इसको पढ़ा था, सुनाया था, और उसके आधार पर यह कहा था कि भारत की जनता जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की जनता मानी जाएगी और उसके हितों की रक्षा उसी तरीके से की जाएगी, कोशिश की जाएगी जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों के हितों की रक्षा की जाती है। इस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और अब भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया। भारत मंत्री बनाया गया, भारत सचिव बनाया गया, अलग परिषद बनाई, बोर्ड बनाया गया और सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था बदल दी गई। व्यवस्था तो बदल गई, लेकिन भारतीय राज्यों के प्रति ये नीति लगातार जारी रही। और अब हम देखेंगे कि 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक अब ब्रिटिश सरकार ने क्या नीति अपनाई भारतीय राज्यों के प्रति, भारतीय रियासतों के प्रति। तो पहले पार्ट के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से अंग्रेज जो कि व्यापार करने के लिए आए थे वो व्यापारिक बढ़ावा देते हुए भारत में स्थायी निवासी बन गए और उसके बाद राजनीतिक दखलंदाजी करके भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। तो ये थी जानकारी
भारत की रियासतों के विरुद्ध ब्रिटिश नीति की, जिसका पहला पार्ट आपको बताया गया है। सेकंड पार्ट में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को नोट कर लें और स्टडी बराबर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।